मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के प्रश्नावली 1.1 के 9वें प्रश्न को देखेंगे। इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने इसके पहले के सभी प्रश्नों को देखा था। 9वां प्रश्न हमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए एक्स इज द एलिमेंट ऑफ जेड। ये जेड का मतलब क्या है कि एक्स पूर्णांक है और शर्त यह है कि पूर्णांक है लेकिन 0 से 12 के बीच का पूर्णांक है। ठीक है, तो पूर्णांक आपको बताने की जरूरत तो नहीं है। में दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। दो ठो संबंध हमें दिए गए हैं, दोनों को बताना है कि ये एक तुल्यता संबंध है। और नीचे एक अतिरिक्त बात हमें दे दिया कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करना है। दोनों ही स्थिति में अगर एक आता है तो उसे हमें ज्ञात करना है। चलिए चेक करते हैं। पहले हमें ए क्या दिया हुआ है। ए बराबर दिया हुआ है कि पूर्णांक है और 0 से बड़ा या बराबर और 12 से छोटा या उसके बराबर है। मतलब ए क्या हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कहाँ तक 12 तक। ये हमें ए दिया हुआ है। आर क्या दे दिया पहला स्थिति में आर दिया है कि ए कोमा बी सच डैट ए कोमा बी ऐसा है कि ए में से बी को घटाओगे तो उसका मॉड 4 का गुणज होगा। ए माइनस बी का मॉड पूरी तरह से 4 से विभाज्य होगा। मतलब इसमें 4 से भाग लग जाना चाहिए। ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, मैंने इसको आसान दिखने के लिए बटा 4 कर दिया। 4 का एक गुणज है का मतलब क्या 4 से पूरा विभाज्य होना चाहिए। तो ये दिखाना है कि तुल्यता संबंध है, ये हमें दिया हुआ है। तुल्यता संबंध दिखाने के लिए सबसे पहले हमें स्वतुल्य दिखाना पड़ेगा। और स्वतुल्य का 2-3 वीडियोस में तो यही बताया जा रहा है। स्वतुल्य के लिए दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि अगर 1 से 12 तक के सभी एलिमेंट आने चाहिए स्वतुल्य के लिए। चेक कर लेते हैं एक बार। अगर मान लो हम 0 0 लेते हैं, 0 0 अगर लेते हैं तो 0 में से 0 घटाएंगे और उसका मॉड निकालेंगे। यही तो कर रहा है कि ए अगर ए बी लेते हैं तो ए में से बी को घटा के 4 से भाग देना पड़ेगा। और अगर भाग लग जाए तो समझ जाओ कि वो संबंध होगा। तो 0 में 0 घटाएंगे तो 0 ही होगा और 0 में तो हर संख्या से भाग लग जाता है। तो अतः जो 0, 0, 1, 1, 2, 2 ये सभी बिलोंग्स टू आर है ना। 3, 3, 4, 4, 5, 5 सब होंगे। तो इसीलिए यह स्वतुल्य है। अब सममित चेक करते हैं। सममित के लिए क्या आना चाहिए कि अगर ए बी ऐसा लो कि ए माइनस बी 4 से विभाज्य हो। तो ए बी हम क्या लेते हैं, ए बी ले लेते हैं 1,5। देखो ना 1,5 लोगे तो 1 में से 5 जाएगा, 1 में से 5 जाएगा और मॉड लगा दोगे तो ये हो जाएगा 4। क्योंकि मॉड में नेगेटिव संख्या भी रखते हैं तो पॉजिटिव बन जाता है। तो 1,5 बिलोंग्स टू आर है तो 5,1 भी तो बिलोंग्स टू आर होगा भैया। कैसे सर? तो 5 में से भी तो 1 घटाओगे तो यह भी 4 ही होगा ना। तो ये भी तो 4 से विभाज्य है। तो 1,5 इज द एलिमेंट ऑफ आर। तो 5,a भी आर से बिलोंग करेगा, होगा। ठीक है, अतः इसीलिए यह सममित भी है। अब अंतिम संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक इसमें 2 चीजें दी रहती हैं कि एक तो ले लो 1,5 बिलोंग्स टू आर तथा
5,9 बिलोंग्स टू आर। कैसे सर? क्योंकि 1,5 इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 1,5 1 में से 5 घटाओगे तो 4 आएगा और 4 तो आर से बिलोंग करता है। 5 में से 9 भी घटाओगे तो 4 आएगा, ये भी आर से बिलोंग करता है। तो निश्चित रूप से 1,9 भी बिलोंग्स टू आर होगा। अब आप सममित संक्रामक ये तो चेक करना सीख गए ना इतने दिनों में। तो 1 में से 5 घटाएंगे तो 4 आएगा, 5 में से 9 घटाएंगे तो 4 आएगा, तो 1 में से 9 घटाएंगे तो 8 आएगा और 8 भी तो 4 से भाग लग जाएगा। हाँ, तो अतः यह तुल्यता संबंध है। सीधे लिखता हूं, तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है, यही तो हमें दिखाना था, तो हमने पहले को तो दिखा दिया। अब दूसरा कह रहा है कि r बराबर a, b सच डेट a b के बराबर आना चाहिए। ठीक है, दूसरा वही हमें a का मान तो दिया हुआ है 0 से लेके 12 तक, और r दिया हुआ है a, b सच डेट कि a और b बराबर हैं, और हमें तुल्यता संबंध दिखाना है। तो a और b बराबर हैं तो इसमें से प्रत्येक तो इसमें रख सकते हो ना, 0,0 भी रख सकते हो। कैसे सर? क्योंकि 0 में से 0 जाएगा तो 0 होगा, और 0 तो 0 के बराबर है ना। दूसरा 1,1 भी रख सकते हो, 2,2 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये सब जो है वो बिलोंग्स टू आर है, अतः आर स्वतुल्य है। और अब a, b अगर मान लो कि a, b ऐसे दिया हुआ है बिलोंग्स टू आर है, ये अब आप सममित के लिए चेक कर रहे हैं। सममित एग्जाम्पल लेके बताइए ना सर। वो तो मैंने कर लिया, a, b अगर बिलोंग्स टू आर है मतलब a और b बराबर है, तो भैया b और a भी तो बराबर होंगे ना। अगर a b बराबर है तो b और a भी तो बराबर होंगे। हमें शर्त क्या दी हुआ है कि दो ऐसा लेना है कि दोनों बराबर होना चाहिए। तो अगर a b के बराबर है तो b भी तो a के बराबर है, तो अतः यह सममित भी है। सममित भी है। अब लास्ट चेक करते हैं संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या करना होगा? तो संक्रामक के लिए हमें करना ये होगा कि अगर a, b बिलोंग्स टू r तथा b, c बिलोंग्स टू r, मतलब a b के बराबर है, b c के बराबर है, तो a, c भी बिलोंग्स टू r होगा, निश्चित होगा। देखो ना, राम श्याम के बराबर है और श्याम मोहन के बराबर है, तो राम भी तो मोहन के बराबर है ना, तीनों एक दूसरे के बराबर हो गए। तो यह संक्रामक भी है, अतः यह स्वतुल्य है। स्वतुल्य है। ठीक है, अब हमें यहाँ एक कंडीशन दिया था कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो एक यहाँ कहाँ आया था? एक तो 1,1 आया था, यहाँ 1, 5, 5, 1 आया था, और 1, 5, 5, 9 और 1, 9 आया था। तो पहले में कुल मिला के 1, 1 आया था, 1, 5 और 9 ये तीनों का संबंध आया था, और इसमें भी 1, 1 आया था। तो 1, 1, 1, 5, 9, 1, 1 यही एक से संबंधित अवयव हैं। इस प्रकार हमारा 9वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम 10वें पर चलते हैं। 10वां आपको समझ में आएगा। 10वां कैसे समझ में आएगा? बहुत आसानी से, बहुत आसान है भी। करें, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सममित तो हो परंतु स्वतुल्य नहीं हो और संक्रामक भी नहीं हो। तो सममित r बराबर, हम अपने मन से कुछ भी उदाहरण दे देना है। तो 1,2 और 2,1 हो गया। देख लो ना, 1, 2 और 2, 1 ये सममित तो है,
लेकिन स्वतुल्य है ही नहीं, क्योंकि एक एक इसमें है ही नहीं, और ना ही संक्रामक है, क्योंकि तीसरा एलिमेंट है ही नहीं, तो संक्रामक कहाँ से चेक होगा। तो इसलिए यह सम्मित तो है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। अगला है संक्रामक हो लेकिन सम्मित नहीं हो और न ही स्वतुल्य हो। तो संक्रामक हो, R बराबर लेते हैं 1 4 4 5 और 1 5, ये ले लिए। अब देखो कहीं 1 1 दिख रहा है, दो एलिमेंट सेम दिख रहे हैं, नहीं है, तो अतः यह स्वतुल्य नहीं हुआ, स्वतुल्य खेल खत्म। अब सम्मित भी नहीं होना चाहिए। तो सम्मित कब होता, सम्मित तब होता जब 1 4 आया तो फिर 4 1 आ जाता, लेकिन ऐसा तो कहीं आया नहीं है। 4 5 आया तो 5 4 आ जाता, लेकिन ऐसा भी कहीं नहीं आया है, तो यह सम्मित भी नहीं है। लेकिन संक्रामक तो है ना, A, B, C, तो फिर A, C भी आ गया। तो ये बहुत आसान है, मतलब ये तो चौथी पांचवी के बच्चे भी कर लें, उतना आसान है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है स्वतुल्य हो, सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो। स्वतुल्य भी होना चाहिए, ले लो 1 1 ले लो, हो गया स्वतुल्य। और सम्मित भी हो तो 1 2 भी ले लेना और 2 1 भी ले लो, स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया। अच्छा 2 यहाँ आया तो 2 2 भी ले लीजिए, तब तो स्वतुल्य हो गया। स्वतुल्य का क्या कंडीशन होता है कि प्रत्येक अवयव 2 बार रिपीट हो, माने प्रत्येक अवयव रिपीट होना चाहिए। 1 1 है, 2 2 भी है, और 1 2 और 2 1 भी हो गया, तो ये और ये स्वतुल्य हो गया, ये सम्मित हो गया, लेकिन संक्रामक नहीं है। तो यह हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। चौथा, स्वतुल्य संक्रामक हो लेकिन सम्मित ना हो। स्वतुल्य होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए, लेकिन सम्मित नहीं होना चाहिए। तो R बराबर स्वतुल्य लेना है तो 1 1 लेना ही पड़ेगा, और 1 2 ले लो, 2 3 ले लो, और 1 3 ले लो। स्वतुल्य के लिए जितने अवयव हैं सब रिपीट होने चाहिए, तो 2 2 भी कर लीजिए और 3 3 भी कर लीजिए। देखो यहाँ 1 1 2 2 3 3 आ गया, स्वतुल्य हो गया। संक्रामक भी हो गया, B C और AC संक्रामक भी हो गया, लेकिन सम्मित कहीं भी नहीं है। 1 2 आया तो कहीं 2 1 है नहीं, 2 3 आया तो कहीं 3 2 है नहीं, तो यह स्वतुल्य और संक्रामक तो है लेकिन सम्मित नहीं है। अगला लास्ट इसका मतलब 10वें का 5वां प्रश्न देखते हैं कि सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो। तो सम्मित और संक्रामक होना चाहिए, यह आसान है। 1 2 2 3 और 1 3, गड़बड़ हो गया। 1 2 2 3 और 1 3, तो B C और AC यह संक्रामक तो हो गया, लेकिन 1 2 आया तो 2 1 भी आना चाहिए, कर दिए। 2 3 आया तो 3 2 भी आना चाहिए, और 1 3 आया तो 3 1 भी आना चाहिए, हो गया। यह सब संक्रामक भी हो गया, सम्मित भी हो गया, लेकिन स्वतुल्य नहीं हुआ। तो इस प्रकार 10वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। अब 11 क्या कहता है, 11 में है कि सिद्ध कीजिए किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय R P Q सच दैट बिंदु P मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। अच्छा, हमें एक संबंध दिया, संबंध कैसा दिया कि आपको P और Q ऐसा लेना है कि मूल बिंदु से दोनों की दूरी बराबर हो, माने P और Q ऐसा लेना है हमें कि मूल बिंदु से दोनों की दूरी बराबर हो, दोनों की दूरी समान हो, समान हो। अब ये क्या है, आपने कभी मूल बिंदु देखा है? ये मूल बिंदु है 0 0, ये इसका निर्देशांक होता है, और जितना दूरी पे P है, मान लो कि यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो Q भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पे ही होना चाहिए।
तो इधर भी 5 सेंटीमीटर हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन 5 सेंटीमीटर की दूरी पे होना चाहिए। तो ये संबंध तो आप समझ गए होंगे, मूल बिंदु बीच में होता है 0,0, जितनी दूरी पे आप P लेते हैं उतनी ही पे Q लेना पड़ेगा। ये हमें दिया है। द्वारा प्रदत्त फलन R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध के लिए कब से तो यही कर रहे हैं। एक बात बताओ, P, P इज द एलिमेंट ऑफ R होगा कि नहीं होगा? अब किसी भी बिंदु की दूरी 0 से जितनी होती है P की, तो P की हमेशा तो दूरी बराबर ही होगी ना। यहाँ क्या दिया हुआ है कि दूरी हमेशा बराबर आना चाहिए, जो लेते हो उसकी मूल बिंदु से दूरी बराबर होना चाहिए। तो बिंदु P यहाँ पे है, तो मूल बिंदु से P की दूरी तो हमेशा समान रहेगी। तो P, P इज द एलिमेंट ऑफ R, अतः यह स्वतुल्य है। अभी हमें दे दिया अगर P, Q इज द एलिमेंट ऑफ R, मतलब जितनी दूरी पे P है उतनी ही दूरी पे Q है। ठीक है, तो Q, P भी तो एलिमेंट ऑफ R होगा। कैसे सर? अरे भैया, जब P और Q की दूरी बराबर है तो Q और P की भी तो दूरी बराबर है ना, अतः यह सममित है, सममित भी है। अब अंतिम संक्रामक के लिए चेक करें अगर, तो संक्रामक क्या होगा? संक्रामक कहेंगे जब अगर P जितनी दूरी पे है उतनी ही दूरी पे Q है। ठीक है, P Q इज द एलिमेंट ऑफ R, तथा Q जितनी दूरी पे है उतनी ही दूरी पे Z भी है ना। Z कोई तीसरा एलिमेंट है, यह भी एलिमेंट ऑफ R, ये दिया हुआ है। P जितनी दूरी पे है उतनी दूरी पे Q है, और Q जितनी दूरी पे है उतनी ही दूरी पे एक पॉइंट Z है। तो P भी तो Z के बराबर होगा। देखो, P Q के बराबर, Q Z के बराबर, तो Z भी तो P के बराबर होगा। तो निश्चित रूप से P भी Z के बराबर होगा, मैंने P, Z विल बी एलिमेंट ऑफ R, इसलिए यह संक्रामक भी है। अब जब संक्रामक भी है तो जब सममित हमने चेक कर दिया, स्वतुल्य चेक कर दिया, संक्रामक चेक कर दिया, तो यह संबंध तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। अच्छा, भाषा तो आप लिख ही लीजिएगा, मैं बस समझा रहा हूँ कैसे लिखना है, वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ और वो आपको लिखने आता होगा। अब सबको मैं लिखूंगा तो यहाँ टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, और मैं चुप होकर चुपचाप लिखना शुरू करूँ फिर आप बोर होने लगते हैं, तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। अभी ये कह रहा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल्स टू 0, 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ये बात तो बच्चा समझ ही नहीं सकता है। चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा ग्राफ, इसका मूल बिंदु होता है यहाँ 0,0 दिख रहा है। अब कह रहा है कि बस P 0,0 पर नहीं होना चाहिए, P यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कहीं भी ले लो, कहीं भी ले लो। जैसे हम यहाँ से 2 सेंटीमीटर दूरी पे खींच लेते हैं, 2 सेंटीमीटर मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे बिंदु हम P ले लेते हैं, और कोई भी इसका समुच्चय लेना है। समुच्चय मतलब P, Q, R, S, T ऐसे बिंदु लेना है जिसमें सबका दूरी बराबर हो। यहाँ शर्त दिया क्या हुआ है कि P और Q ऐसा होना चाहिए कि मूल बिंदु से दूरी बराबर हो। तो जहाँ पे P है वहीं पे Q, उतनी ही दूरी पे Q है, R है, यह भी 2 है, S है, T है, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M। ये देखो तो वृत्त बन गया क्या? हाँ, ये सभी बिंदुओं को जब मिला दोगे और सबकी मूल बिंदु से दूरी बराबर होगी, वृत्त की परिभाषा क्या होती है कि केंद्र से सबकी दूरी बराबर होती है, मतलब जिसको त्रिज्या कहते हो, रेडियस, है ना, सबकी दूरी बराबर होती है, यही परिभाषा होती है ना। तो यहाँ से सबकी दूरी बराबर है, सबकी दूरी बराबर है। अब बोलो एक वृत्त का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? होगा। इसका मूल केंद्र कौन होगा? मूल बिंदु ही तो होगा।
यही कहना था हमें कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो इसको लिख दीजिएगा कि चूंकि सभी दूरियां बराबर है मूल बिंदु से, अतः P अगर ऐसे संख्याओं का समुच्चय है जो मतलब मूल बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित है, तो वह एक वृत्त का निर्माण करेगा जिसका केंद्र मूल बिंदु होगा। ये बात आपको लिखने आ जाएगा। तो ये 11वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आज के वीडियो में लास्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुज के समुच्चय A में R T1, T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। अब बचपन में आपने समरूपता तो पढ़ा होगा, सर उतने भी बचपन में नहीं, 9th 10th में थे, ठीक है। समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? जो एक दूसरे के जैसा दिखता हो, देखने में एक दूसरे के जैसा हो, सभी एंगल्स इसके बराबर होते हैं, ये बात तो आपको पता है। तो सभी एंगल्स बराबर नहीं, मतलब ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, इसे समरूप कहेंगे। तो हमें दिया हुआ है कि T1 T2 रिलेशन क्या दिया, T1 T2 ऐसा लेना है कि T1 समरूप है T2 के, ये समरूपता का चिन्ह है, आपको याद है ना। तो समरूप है तो कोई भी त्रिभुज अपने आप का समरूप तो होता ही है। दैट मीन्स T1, T1, ये T1 है और ये बीच में कॉमा है, T1, T1 इज द एलिमेंट ऑफ R या बिलोंग्स टू R, कुछ भी कहो ना। T1, T1 बिलोंग्स टू R, मतलब T1 भी R से आता है। क्यों? क्योंकि दोनों समरूप होना चाहिए। तो कोई भी त्रिभुज अपने आप का समरूप होता है, लिख दो, कोई भी त्रिभुज अपने आप का समरूप होता है, अतः यह स्वतुल्य है। अब सममित चेक करते हैं। तो मान लो भैया कि T1 T2 के जैसा दिखता है ना, समरूप है, तो T2 भी तो T2 भी तो T1 के समरूप होगा ना। समझ में आ रहा है? जब T1 T2 के जैसा दिखता है तो T2 भी तो T1 के जैसा दिखता है, अतः यह सममित भी है, ठीक है। और अगर मान लो T1 T2 के समरूप है, ठीक है, T1 T2 बिलोंग्स टू R, तथा T2 T3 के समरूप है, मतलब T2 T3 बिलोंग्स टू R। तो अगर T1 T2 जैसा दिखता है, T2 T3 जैसा दिखता है, तो भैया T1 भी तो T3 जैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? राम श्याम के बराबर है, श्याम मोहन के बराबर है, तो राम भी तो मोहन के बराबर है, तो यह संक्रामक भी हो गया। अब हमने तुल्यता संबंध तो दिखा दिया, ये तुल्यता संबंध है, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों हो गया। अभी कह रहा है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 और 6, 8, 10 वाले त्रिभुज पर विचार करें। चलो पहले त्रिभुज बनाते हैं। ये कह क्या रहा है? 3 ठो त्रिभुज है, T1, T2 और T3, ठीक है। कह रहा है कि पहले का भुजा 5, 12 और 13 है, यहाँ आ जाओ, माफ कीजिएगा, कह रहा है कि पहले का भुजा 3, 4 और 5 है, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं T1 का 3, 4 और 5, दूसरे का 5, 12 और 13 है, 5, 12 और 13, तीसरे का 6, 8 और 10 है, तो 6, 8 और 10। अभी कह रहा है देखना है कि कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। संबंध क्या दिया हुआ है कि दोनों समरूप होने चाहिए,
अब त्रिभुज जब समरूप होता था तो आपको याद होगा कि अगर मान लो ये ए बी सी और ये पी क्यू आर, सर बीच वाले क्यों छोड़ रहे हो, एक्स वाई जेड मान लो, ये है नहीं तो इसीलिए मैं इसको छोड़ रहा था। तो आना चाहिए आपका ए बी, जो समरूप त्रिभुज होती हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर बी सी बटा क्यू आर। ये बराबर आ जाए तो समझो समरूप है और नहीं तो नहीं है। अच्छा एक्स वाई के लिए करते हैं ए बी बटा एक्स वाई, यहाँ कर लेते हैं ए बी बटा एक्स वाई, ए सी बटा एक्स जेड, बी सी बटा वाई जेड। ठीक है, दोनों पर विचार करो। अब सबका वैल्यू रखो, ए बी का मान 3 है बटा पी क्यू का मान 6 है, ये ए सी 4 है तो ये 8 है, ये 5 है, ये 10 है। सब कटाओ, 1/2 1/2 1/2 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अतः आप कहिएगा कि T1 T3 के समरूप है क्योंकि इसकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। अतः T1 T3 बिलोंग्स टू R होगा। और आज के इस वीडियो को इतने ही पे रोक देते हैं। अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्न को ख़त्म करके ये 1.1 ख़त्म करेंगे। थैंक यू।